आदरणीय अध्यक्ष महोदय और सभागार में उपस्थित विद्वान साथियों, आपने कई महत्वपूर्ण वक्ताओं को सुना सुबह से। मेरे ऊपर ये जिम्मेदारी आ गई है कि जो 40-45 लोग बचे हैं उनको मैं बचा के रखूं और उनकी रुचि भी पैदा करूं इस विषय में। शुरू में एक दो बातें गोष्ठी के बारे में। इस तरह की गोष्ठियों से क्या निकल सकता है, क्या हम सीख सकते हैं और क्या सीख रहे हैं। खासतौर पर आदिवासियों के बारे में पिछले वर्षों में बातें बहुत हो रही हैं। जनजातीय गौरव दिवस, जनजातीय गौरव वर्ष, सरकार ने जनजातीय गौरव वर्ष मनाया बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर। और आदिवासियों पर जब बात होती है तो आमतौर पर लोग उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। देखो, हम भी आदिवासी हैं या उनसे जुड़े हुए हैं या उनके शुभ चिंतक तो हैं ही। लेकिन हम उनसे कितना सीखते हैं, कितना जानना चाहते हैं, और जब फैसला लेने की बारी होती है तो क्या हम उनके पक्ष में फैसला ले पाते हैं। मसलन दो आदिवासी दृष्टि से देखूं तो दो सीमाएं मुझे, माफ कीजिएगा सर, आपने बहुत मेहनत की, बहुत अच्छा आयोजन किया है, पर दो सीमाएं मुझे, एक तो विद्यार्थियों की अनुपस्थिति खल रही है और दूसरा सुबह से मुझे लगता है 10 तो वक्ता बोल चुके हैं लेकिन एक भी महिला नहीं बोली हुई। संचालन की अलग बात है। मुझे नहीं लगता कि बिहार में स्त्री शिक्षा की इतनी खराब हालत है कि एक भी वक्ता हमको ना मिल सके। आदिवासी दृष्टि से देखें तो महिलाओं का प्रतिनिधित्व बराबर का होना चाहिए या ज्यादा होना चाहिए। और ये बात मैं इसलिए सेमिनार में जोड़ रहा हूं कि जब हम उनकी विश्व दृष्टि पर, बेसिकली स्वाधीनता संग्राम में उनके योगदान या जैव विविधता में या स्वदेशी ज्ञान परंपरा में उनके योगदान की बात कर रहे हैं, बेसिकली हम आदिवासी विश्व दृष्टि की भी बात कर रहे हैं, आदिवासी दर्शन की बात कर रहे हैं। उसमें कौन सी बातें हैं और उन बातों से हम क्या सीख सकते हैं, समाज को बेहतर बनाने के लिए अपनी अकादमिक दुनिया में क्या जोड़ सकते हैं। तो उनके दृष्टि बिंदु को समझना होगा कि वो चीजों को कैसे देखते हैं, उनकी विश्व दृष्टि क्या है। जैसे मैंने सुबह के वक्तव्य में कहा कि स्वाधीनता आंदोलन को समझने के लिए पहले हमको स्वाधीनता के विजन को समझना पड़ेगा। स्वाधीनता की दृष्टि क्या है, स्वाधीनता क्या है। आपने देखा होगा कि आजादी के नारे हमारे विश्वविद्यालय में लगाए कुछ लोगों ने और उसको लेकर बहुत विवाद हुआ कि देश तो आजाद है, किससे आजादी चाहिए, और लोग अभी भी लगाते रहते हैं। तो आजादी बहुस्तरीय है। आजादी की उसके कोई सीमा हम खींच दे कि एक आजादी हमको मिल गई, एक स्तर में हम आजाद हो गए तो खत्म हो गए हमारी मुहिम। गुलामी की हर जंजीर को तोड़ना है। और ये दर्शन पहल हमको आदिवासियों से मिला। और ये प्रशंसा के लिए नहीं कह रहा हूं मैं कि मैं आदिवासियों से प्रेम करता हूं इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूं। ये साक्ष्य मौजूद है इसके। तिलका मांझी के बारे में आप सब कुछ जानते हैं। पहाड़िया आंदोलन है और बहुत सारे आंदोलन है। मेरे पास बहुत लंबी सूची है आंदोलनों की, लेकिन अब उस सूची के बारे में बात नहीं कर रहा। उनमें से सिर्फ विस्तार से उनको समझना है। अगर औपनिवेशिक भारत में आदिवासी आंदोलनों को दो भागों में बांटकर समझ सकते हैं। एक वो आंदोलन है जो आदिवासी इलाकों में बाहरी दखल के खिलाफ शुरू हुए, दूसरे आदिवासियों के
सुधार आंदोलन है। दो प्रकार के आंदोलन है। आदिवासी इलाकों में बाहरी दखल से तात्पर्य है कि आदिवासियों को आमतौर पर बाहरी समाज से उनका कम संबंध रहा, इसलिए जब दलितों के बारे में अध्ययन करें, पिछड़ों के बारे में अध्ययन करें और या स्त्रियों के बारे में अध्ययन करें, तो हम आमतौर पर आदिवासियों को उनके साथ क्लब कर देते हैं कि ये सब हाशिए के लोग हैं, तो इनकी समस्याएं एक जैसी हैं। दलितों को, पिछड़ों को और स्त्रियों को उसी समाज में रहना पड़ता है जिसमें उनके शोषक हैं। आदिवासियों को उस समाज में नहीं रहना पड़ा। आदिवासी उससे बाहर रहे, अलग रहे हैं, और इसलिए वो अपने इलाकों के शासक, एक तरह से कह सकते हैं अपनी मनमर्जी के मालिक रहे हैं। और जब भी कोई बाहर से आया और बाहर के व्यक्ति ने उनकी जिंदगी में दखल किया, तो उसके खिलाफ आदिवासियों ने प्रतिरोध किया है। और इसका सिलसिला तथाकथित पौराणिक युग से शुरू हो गया। मिथकों को डिकोड करने का समय है। जिन मिथकों के बारे में हम कोई कथा सुनाते हैं, हम कोई धार्मिक अनुष्ठान में जिन मिथकों के माध्यम से अनुष्ठान को पूरा करते हैं, उन मिथकों को डिकोड करने की आवश्यकता है कि उसका आशय क्या है, किन लोगों ने वो मिथक रचे और किस उद्देश्य से रचे। जैसे एक मिथक है कि ऋषि मुनि लोग जंगलों में तपस्या करते थे और असुर आकर उनको तंग करते थे। एक मिथक आपने सुना होगा, असुर, राक्षस। राक्षस कौन है? जो राजा महाराजाओं या ऋषि मुनियों को तंग करते हैं, परेशान करते हैं। अब ये मिथक रचा किसने और इसको डिकोड हम कैसे कर सकते हैं? ये मिथक बाहरी समाज के लोगों ने रचा और इसका आशय यह है कि आर्य लोगों ने उन आदिवासी इलाकों का में अतिक्रमण करना शुरू किया, उनकी बहन बेटियों के साथ छेड़खानी शुरू की, उनके जंगलों पर कब्जा करना शुरू किया, उनको परेशान करना शुरू किया। और जब कोई आपके घर में आकर आपको तंग करेगा तो क्या करेंगे आप उसको घर से बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। यही आदिवासियों ने किया। तो उनको चित्रित कर दिया गया असुर, राक्षस। अब इस दृष्टि से आप तमाम ग्रंथों को पढ़िए और मिथकों को डिकोड करिए कि उनका अर्थ क्या है। और असुर तो एक कम्युनिटी भी है, आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे। असुर एक समुदाय है जिनको झारखंड में प्रिमिटिव ट्राइब, आदिम समूह के रूप में दर्जा प्राप्त है। असुरों ने सबसे पहले भारत में लोहा गलाने का काम शुरू किया। सबसे पहले, जब आधुनिक मशीनें नहीं थी तब भी वो लोहा गलाते थे। 2013 में हमने एक सेमिनार किया, जैनेंद्र उसमें सक्रिय भूमिका में थे। उसमें हमने एक असुर कम्युनिटी की महिला को बुलाया, सुषमा असुर, पत्रकार, इंडियन एक्सप्रेस के, द हिंदू के पत्रकार उनका इंटरव्यू लेने के लिए आए। उन्होंने कहा, देखो आप लोग असुरों के बारे में क्या चित्रित करते हो, देखो मेरे सींग कहाँ हैं। असुरों के सींग, ऐसा इमेज बनाई जाती है ना मिथकों में असुर और राक्षसों के बारे में। तो वहां से हमको शुरू करना पड़ेगा और फिर समझना पड़ेगा कि आदिवासियों का दर्शन क्या है, उनकी मूलभूत समस्याएं क्या है। सच कहूं तो 200 साल से पहले उनकी कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, क्योंकि वो इस गणित में शामिल नहीं हुए जो अभी अर्थशास्त्रियों का गणित है, सांख्यिकी है, पर कैपिटा इनकम, जीवन के लिए क्या क्या चीजें होनी चाहिए। अब बाहर के समाज शास्त्री इसको ये साबित कर सकते हैं कि वो बहुत पिछड़े हुए थे और इस तरह से तो वो मर जाते, खत्म हो जाते। हमने उनको बचा लिया।
लेकिन वास्तव में बचाया है या विनाश किया है, ये स्वतंत्र अध्ययन का विषय है। आप लोग तो अभी आए, वो तो 50,000 साल से यहां पे रह रहे हैं, पहले किसने बचाया? और सेंटिनलीज द्वीप, अंडमान निकोबार, आप में से कुछ लोग एलटीसी में घूमने जाते होंगे, वहां पे एक सेंटिनलीज द्वीप है। ये द्वीप, ये नाम भी बाहर के लोगों के द्वारा दिया गया है, अंग्रेजों ने दिया है। उस सेंटिनलीज द्वीप में आज तक कोई भी नहीं गया। उसकी आबादी 100 से कम है और वो लोग हजारों साल से वहां पे रह रहे हैं। उनको आज तक बाहर की कभी जरूरत भी नहीं पड़ी। उन्होंने लोहा भी पहली बार तब देखा जब उनके द्वीप के पास में एक जहाज आकर टकरा गया और उसमें देखा उन्होंने कि अच्छा ये कोई और चीज है। अब तक वो पत्थर का इस्तेमाल करते थे, लेकिन किसी बीमारी से नहीं मरे, बिना पैसे के नहीं मरे। आदिवासियों ने अपना ऐसा सिस्टम विकसित किया कि जिससे वो हजारों वर्षों से न केवल खुद को बचाते आए हैं, बल्कि इस पृथ्वी को, इस सृष्टि को भी बचाते आए हैं, वनों का संरक्षण करते आए हैं, जैव विविधता का संरक्षण करते आए हैं। और इस ग्रह के लिए जो सब कुछ जरूरी है उसके साथ में उन्होंने कोई छेड़खानी नहीं की। उन्होंने उनके जीवन में जो बाहरी हस्तक्षेप शुरू हुए, जो सबसे पहले अंग्रेजों ने किए, उनके साथ साथ भारतीयों ने भी किए, उसके खिलाफ प्रतिरोध करना शुरू किया। हस्तक्षेप किस प्रकार के शुरू हुए कि अब जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक व्यवस्था शुरू की कि भाई हमारी अर्थव्यवस्था कैसे चलेगी, इससे चलेगी कि हम यहां के लोगों से कर लेंगे। तो अब उनको एक भूमि बंदोबस्त में लाना पड़ेगा। जो मनमाने ढंग से कोई कुछ भी बोता है, कहीं भी बोता है, उसको एक सिस्टम में लाना पड़ेगा और भूमि बंदोबस्त, स्थायी बंदोबस्त करने पड़ेंगे। उन स्थायी बंदोबस्त में जो लोग आएंगे उनसे हम प्रति हेक्टेयर या जमीन के हिसाब से कर लेंगे। और इसके लिए बाकायदा बहुत सारे देश में आदिवासी समुदाय ऐसे थे जो झूम खेती करते थे। झूम खेती एक तरह की स्थानांतरित खेती है। कुछ वर्ष यहाँ पे करते हैं, यहाँ साफ करते हैं, फिर आगे बढ़ जाते हैं, फिर वहां पे करते हैं, यहाँ पर फिर से जंगल उगा देते हैं। इससे क्या होता है कि भूमि की उर्वरक शक्ति बनी रहती है और लगातार पर्यावरण को नुकसान नहीं होता, सब चलता रहता है। अंग्रेजों ने संथालों को दामिनी गोह में बसाने की मुहिम शुरू की। दामिनी गोह राजमहल की पहाड़ियों के पास एक इलाका है। वहां पे उनको कहा कि आप अलग अलग जगह भटकते रहते हो, आपकी कम्युनिटी पूरी एक जगह रह सकती है और यहाँ खेती के लिए बड़ा अच्छा है, आप यहाँ खेती कर सकते हैं। वहां पे बसाया और फिर उनसे कर लेना शुरू किया। ये सिर्फ संथालों की कहानियां नहीं है, पहाड़िया कम्युनिटी की भी यही कहानी है, मुंडाओं की यही कहानी है। सभी आदिवासियों की प्रकारांतर से आप 1880 से चालू करें, 1780 से चालू करें और बिरसा मुंडा के उलगुलान 1900 तक, 125 वर्षों तक यही होता रहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी, बाद में ब्रिटिश सरकार, उनसे कर लेना शुरू कर दिया। अब आप जमीन से अन्न उपजाते हैं, जमीन को खेती के लिए तैयार करते हैं, अपने खून पसीने की कमाई से परिवार के लिए अन्न उपजाते हैं और उसमें से एक हिस्सा आपको ऐसे व्यक्ति को देना पड़े जिसका कोई रोल नहीं है इसमें, तो क्यों देंगे? तो जाहिर सी बात है उसका विरोध करेंगे। पहला विरोध उस अन्यायपूर्ण कर व्यवस्था के खिलाफ जो ईस्ट इंडिया कंपनी और बाद में ब्रिटिश सरकार ने उनके जीवन में लागू की। दूसरा विरोध, जब उन्होंने ये लागू किया तो उन्होंने जमींदारों को पोषित किया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने और बाद में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, कि जमींदार मध्यस्थ हो सकते हैं जो किसानों से, काश्तकारों से कर ले और हम तक पहुंचाएं। तो जमींदारों और साहूकारों का भी दखल शुरू हो गया। ईसाई मिशनरियों और हिंदू धर्म सुधारकों का भी दौर शुरू हो गया। इन सभी लोगों ने आदिवासियों की जिंदगी में दखल करना शुरू कर दिया, आदिवासियों को दिक करना, परेशान करना शुरू कर दिया। इसलिए इनका सम्मिलित नाम उन्होंने रख दिया दिकू। दिकू मतलब जो दिक करे, जो परेशान करे। कौन कौन है उसमें? उसमें अंग्रेज शामिल है, उसमें अंग्रेजों की पुलिस व्यवस्था शामिल है, जमींदार, साहूकार
और धर्म सुधारक, इसमें ईसाई मिशनरी और हिंदू धर्म सुधारक सभी लोग शामिल हैं। इन्होंने परेशान करना शुरू किया उनको, इसके खिलाफ उन्होंने आंदोलन करना शुरू किया। और वो आंदोलन केवल स्थानीय नहीं थे, उन आंदोलनों का दायरा बहुत व्यापक था। संथाल हूल के बारे में बहुत विस्तार से इतिहासकारों ने लिखा है। संथाल रेबेलियन नाम से काफी किताबें उपलब्ध है, वो देखने चाहिए। उसका नेतृत्व सीधो कानो, चांद भैरव, 4 भाइयों ने किया। फूलो झानो जो उनकी बहन थी, उन्होंने भी उसमें हिस्सेदारी की। और ये सारे के सारे लोग उस लड़ाई में मारे गए। और इनके अलावा उसमें 20,000 लोग और मारे गए, जिसमें सिर्फ संथाल नहीं है, मुंडा भी है और दूसरे जिनको आजकल वहां पर कुछ कहते हैं, जो मतलब पुराने रहने वाले हैं झारखंड के, लेकिन वो आदिवासी नहीं है, उन्होंने भी हिस्सेदारी की। क्योंकि सभी की जमीन का सवाल था, सभी की अस्मिता और अस्तित्व का सवाल था। आंदोलन बड़ा होता चला गया। उन्होंने जो आंदोलन शुरू किया 30 जून 1855 को, इसलिए उसको हूल दिवस के नाम से मनाते हैं। और इतना बड़ा हुआ कि 20,000 लोग मारे गए और करीब 60-70 हजार लोगों ने उसमें हिस्सा लिया। और उसका प्रभाव बहुत व्यापक हुआ। क्या प्रभाव हुआ कि संथालों ने इतना बड़ा आंदोलन किया, उनके नेतृत्व में हुआ, तो अंग्रेज सरकार को संथाल परगना टेनेंसी एक्ट लाना पड़ा, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम, जिसमें कि आदिवासियों की जमीन को लेकर के कुछ शर्तें निर्धारित कर दी गई कि ऐसे नहीं ली जा सकती, ऐसे उनके ऊपर शासन नहीं किया जा सकता। और साथ ही साथ ये संथाल हूल या उससे पहले का पहाड़िया आंदोलन, ये सब आने वाले उलगुलान के लिए भी प्रेरणा स्रोत बने। उलगुलान जो डोंबारी गुरु पर बिरसा मुंडा ने शुरू किया 19वीं सदी के आखिरी दशक में। उलगुलान मतलब महातूफान, बहुत बड़ा तूफान, बहुत बड़ा आंदोलन। एक तरफ ये सारे आंदोलन है जो बाहरी दखल के खिलाफ है, दूसरी तरफ कुछ ऐसे आंदोलन है जो सुधार के लिए है। क्योंकि आदिवासियों में बहुत सारी बुराइयां भी व्याप्त हो गई, मसलन नशाखोरी की समस्या हो गई, डायन प्रथा की समस्या हो गई। इसलिए आदिवासियों का अध्ययन करते वक्त किसी भी नॉस्टैल्जिक स्थिति में जाने की आवश्यकता नहीं, वहां सब कुछ अच्छा ही अच्छा है। नशा प्रथा है तो है, पहले से है, लेकिन इस नशे को लेकर आदिवासियों का नजरिया अगर जानना है तो संविधान सभा की बैठकों में इस पर बहुत बहस हुई कि आदिवासियों को क्या रखने का अधिकार देना चाहिए, क्या नहीं देना चाहिए, उनका नशा किस प्रकार का है, उसके क्या पक्ष है क्या विपक्ष है। और साथ ही साथ डायन प्रथा, इनको लेकर के झारखंड के इलाके में ताना भगत का जो आंदोलन चला, राजस्थान में गोविंद गुरु का आंदोलन चला मानगढ़ में। राजस्थान और गुजरात के बॉर्डर पर मानगढ़ का पहाड़ है, वहां पे भीलों को गोविंद गुरु ने एकजुट किया और जगह जगह पर उनके सुधार आंदोलन चलाए। ये सुधार आंदोलन आमतौर पर दयानंद सरस्वती या बाद में महात्मा गांधी उनके सुधार आंदोलनों से प्रभावित थे। लेकिन इन सुधार आंदोलनों और जो औपनिवेशिक सत्ता के खिलाफ आंदोलन थे, उन्होंने भारत की स्वाधीनता के सपने को व्यापक किया, भारत की स्वाधीनता के विजन को व्यापक किया। और इनकी लड़ाई किस प्रकार की थी, इसको लेकर जो संथाल हूल है, संथाल हूल को लेकर के किताब लिखी गई एनल्स ऑफ रूरल बंगाल। उसमें विलियम विल्सन हल्टर जो उसके लेखक है,